नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहला प्रश्न ये रहा, विच स्टेट गवर्नमेंट रिवोक्ड इट्स 3 लैंग्वेज पॉलिसी। किस राज्य सरकार ने अपनी 3 भाषा नीति को रद्द कर दिया है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने 3 भाषा नीति को लागू किया था। प्राइमरी कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मराठी और अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी सिखाए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन हिंदी के नाम पर वहाँ पर कुछ दलों ने इसका विरोध किया और सरकार को ये नीति जो है वापस लेनी पड़ी। याद रखना है कि त्रिभाषा नीति जो है, त्रिभाषा शिक्षण की नीति, 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है, नई एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा है, नई शिक्षा नीति का एक हिस्सा है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन अ BWF वर्ल्ड टूर टाइटल इन 2025? 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन था? तो इसका उत्तर होगा आयुष सेठी। आयुष सेठी जो है वो एक युवा खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने US ओपन सुपर 300 मेंस सिंगल्स टाइटल को जीता 30 जून 2025 को, और इस तरह से वे BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। उन्होंने कनाडा के ब्रायन यांग को हराया। यह उनका पहला सीनियर BWF वर्ल्ड टूर टाइटल था। अगर BWF को देखें हम लोग तो यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, और यह बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है। अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन की, जैसे क्रिकेट के लिए ICC है, फुटबॉल के लिए FIFA है, उसी तरह से, और इसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। उस समय इसका नाम था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है, तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द GOI स्टैट्स ऐप? किस संस्थान ने GOI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है, और ये संस्थान जो है वो स्टैटिस्टिक्स डे के दिन ही इसने इस ऐप को, मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसमें सरकारी जो सांख्यिकी संबंधित डेटा हैं वो आसानी से लोगों को प्रदान करने की सुविधा दी गई है। इसमें की ट्रेंड्स का एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड भी है, जिसके माध्यम से लोग महत्वपूर्ण सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सामाजिक आर्थिक संकेतक जैसे GDP, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और रोजगार से संबंधित डेटा को भी देख सकते हैं। ऑन विच डे इज स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जून को, और 29 जून को यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत के एक महान सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म हुआ था 1893 में, और इन्होंने ही द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कोलकाता में है, उसकी स्थापना की थी। और इन्होंने ही दूसरे पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 1961 के बीच चला था, का मॉडल तैयार किया था, और उसका मॉडल का नाम इसलिए कहा जाता है PC महालनोबिस मॉडल। तो एक महान व्यक्ति थे। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हेन इज हूल दिवस सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया? भारत में हूल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 30 जून। 30 जून को मनाया जाता है। हु वेर द प्राइमरी लीडर्स ऑफ द संथाल रेबिलियन कमेमोरेटेड ऑन हूल दिवस? हूल दिवस पर स्मरण किए जाने वाले संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो हूल दिवस जो है वो संथाल विद्रोह को याद करता है, और उसके नेता जो थे वो थे सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। सिद्धू और कान्हू मुर्मू जो थे वो महत्वपूर्ण नेता थे इसके, उन्होंने इसे लीड किया था। और भी नेता थे इसके जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। इन विच रीजन डिड द संथाल रेबेलियन ऑफ 1855 प्राइमरली टेक प्लेस? 1855 का संथाल विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ? तो यह मुख्य रूप से हुआ था दामिन ए कोह में। दामिन ए कोह का अर्थात हुआ कोह का अर्थ हुआ पर्वत, और दामिन का अर्थ हुआ कि चारों ओर, तो पर्वत के चारों ओर वाला क्षेत्र। यह जो क्षेत्र था वह क्षेत्र था साहेबगंज, पाकुर, गोड्डा इत्यादि का इलाका। राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, राजमहल पहाड़ियों का ये इलाका था, वहाँ पर ये संथाल विद्रोह हुआ था। और इसका मुख्य कारण क्या था वह भी हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द संथाल रेबिलियन सेलिब्रेटेड ऑन हूल दिवस? हूल दिवस पर मनाए जाने वाले संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था रेसिस्टेंस अगेंस्ट
ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड एक्सप्लॉयटेटिव मनी लेंडर्स, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और शोषक साहूकारों के खिलाफ प्रतिरोध। तो ये जो शोषक साहूकार थे, जो बाहरी लोग थे, उन्हें कहा जाता था डीकू। उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था डीकू। तो यह डीकुओं के खिलाफ भी एक आंदोलन था और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कारण ये डीकू वहाँ आए थे और लोगों का शोषण हो रहा था, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के भी विरुद्ध था यह आंदोलन। What significant legislative outcome resulted from the संथाल रेबेलियन? संथाल विद्रोह से कौन सा महत्वपूर्ण विधायी परिणाम प्राप्त? तो इसका उत्तर होगा संथाल परगनाज टेनेंसी एक्ट। संथाल परगना किराएदारी अधिनियम इसके बाद लाया गया और इस तरह से जो उनके ज़मीन पर जो उनके अधिकार थे वो बहाल किए गए संथाल लोगों के। इसके अलावा वहाँ पर संथाल परगना नामक एक ज़िले का भी निर्माण किया गया संथाल लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। हु वेर द सिस्टर्स ऑफ सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, लीडर्स ऑफ द संथाल रेबेलियन? सिद्धू और कान्हू मुर्मू संथाल विद्रोह के नेताओं की बहनें कौन थी? तो उनकी बहनें थी फूलो और झानो। फूलो और झानो उनकी बहनें थी। तो सिद्धू और कान्हू के अलावा जो थे दो और लोग थे, नेता थे, उनका नाम था चांद भैरव। चांद और भैरव जो थे दो महत्वपूर्ण नेता थे सिद्धू और कान्हू के अलावा। और फिर फूलो और झानो भी थी। इन्होंने वहाँ की महिलाओं को एक किया, युवाओं को एक किया और फिर इन सब ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत ही संघर्ष किया। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसे विद्रोह को दबा दिया था, लेकिन आखिरकार उन्हें संथाल परगना किराएदारी अधिनियम पास करके संथालों के जो भूमि संबंधी अधिकार थे उसको मान्यता देनी पड़ी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मॉन्टेरी कॉन्सेंसस? मॉन्टेरी सहमति क्या है? तो यह क्या है? इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने का एक रूपरेखा है कि एक ढांचा प्रदान करता है। यह मॉन्टेरी कॉन्सेंसस जो है वह एक महत्वपूर्ण सहमति है जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट के द्वारा अपनाया गया था और यह मॉन्टेरी मैक्सिकम हुआ था, उसी के नाम पर रखा गया। 2002 में ही ये कॉन्सेंसस अपनाया गया था और इसका उद्देश्य यही है कि जो विकास से संबंधित लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए किस तरह से वित्तीय संसाधनों को जुटाया जाए, विशेष रूप से विकासशील देशों के द्वारा। यहाँ 6 मुख्य क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। सबसे पहले है घरेलू संसाधनों से संसाधनों को जुटाना और दूसरा है कि निजी निवेश से अंतर्राष्ट्रीय निजी निवेश को आकर्षित करना और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस को बढ़ावा देना, एक्सटर्नल डेट बाहरी जो ऋण है उसके मामलों को देखना और ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को बढ़ावा देना। इसके माध्यम से विकसित और विकासशील देशों के बीच जो पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा देने की बात की जाती है। प्राइवेट सेक्टर, फिर सिविल सोसाइटी के सपोर्ट की बात की जाती है। इसी से संबंधित जो है दोहा डिक्लेरेशन और अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा भी है। यह भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने के लिए, सतत विकास लक्ष्य जो है उनको पाने के लिए जो फिनेंसिंग की ज़रूरत है, उनके लिए जो वित्तीयन की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, उससे संबंधित ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रदान करता है दोहा डिक्लेरेशन और अदिस अबाबा एक्शन भी। दोहा डिक्लेरेशन को 2008 में अपनाया गया था और अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा को 2015 में अपनाया गया था। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। वेयर वाज द 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट हेल्ड? FFD4। विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन FFD4 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था सेविले, स्पेन में। और यहाँ पर भाग लेने के लिए हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गई हुई हैं, इसीलिए इससे संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। और पिछला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। विच कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द क्वाड? कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का सदस्य चीन नहीं है क्योंकि यह चीन के ही खिलाफ बनाया गया है। वेयर इज़ द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बीइंग हेल्ड इन 2025? 2025 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? तो यह आयोजित हो रही है वाशिंगटन DC USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह आयोजित हो रहा है। और क्वाड को हम लोग अगर देखें तो क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब हुआ 4 जो हिस्से हैं, 4 भुजाएँ हैं। इसकी 4 भुजाएँ जो हैं वो है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश मिलकर जो हैं एक रणनीतिक फोरम इन्होंने बनाया है और इनका उद्देश्य यही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में
जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए, उसे एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव रीजन बनाने के लिए, चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए सुरक्षा, आर्थिक और भू राजनयिक मुद्दों पर आपस में सहयोग को बढ़ावा देना इन चारों देशों के द्वारा। ये 2007 में स्थापित हुआ, लेकिन 2017 में से फिर से रिवाइव किया गया और इसमें फिर कई सारे क्षेत्रों को भी जुड़ाया गया, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आदि। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। विच स्पोर्ट्स बॉडी इज कंडक्टिंग द फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम इन इंडिया? भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम कौन सा खेल संगठन आयोजित कर रहा है? तो इसे आयोजित कर रहा है फीफा एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि भारत में स्कूलों में कम से कम लगभग 10 लाख फुटबॉल, 9 लाख है, तो 10 लाख के लगभग फुटबॉल जो है वो वितरित किए जाएंगे और इसके माध्यम से फुटबॉल में छात्रों के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है, सहभागिता को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ उनके बीच स्पोर्टिंग कल्चर, खेल की जो संस्कृति है उसको मजबूत करना है, उसको पोषित करना है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। Where did the Union Home Minister and Minister of Cooperation श्री अमित शाह इनॉग्रेट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन उन्होंने किया निजामाबाद में, जो कि तेलंगाना में है। याद रखेंगे यह कहाँ है, तेलंगाना में है। हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ रॉ? रॉ के नए प्रमुख कौन हैं? तो रॉ के जो नए प्रमुख हैं उनका नाम है पराग जैन। रवि सिन्हा का इन्होंने स्थान लिया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रॉ? तो रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ रॉ? रॉ का आदर्श वाक्य क्या है? तो रॉ का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। विच स्टेट became the first state in the country to launch e-voting facilities using mobile applications? मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके ई वोटिंग सुविधाएं शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? सरल शब्दों में कहें तो किस राज्य में सबसे पहले मोबाइल के माध्यम से वोटिंग की शुरुआत हुई है? तो इसका उत्तर होगा बिहार। बिहार में चुनाव आयोग ने यह प्रयोग किया है और 28 जून 2025 को बिहार जो है ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया जहां की वोटर जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपना वोट डाल सके हैं। यहां पर म्यूनिसिपल बाईपोल हुआ था, नगर पालिका के चुनाव हुए थे 6 नगर पंचायतों में और साथ ही साथ ये कई सारे ज़िलों में हुआ था, पटना, बक्सर, रोहतास और पूर्वी चंपारण में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो ईवीएम से जो वोटिंग चल रहा था वह तो हो ही रहा था। इसके अलावा कुछ वोटर्स को विशेष रूप से बुजुर्गों आदि को यह सुविधा दी गई कि वे मोबाइल के ऐप के माध्यम से भी वोट डाल सकते हैं घर से ही। और इसमें सीनियर सिटीजन और डिसेबल्ड जो दिव्यांग लोग हैं और गर्भवती महिलाएं उनको ये सुविधा दी गई जिन्हें कि बूथ तक पहुंचने में मुश्किल का सामना करना पड़ता। लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के माध्यम से भी वोट कर सकते थे और इस तरह से भारत में मोबाइल से वोट करने वाली जो पहली महिला बनी, पहली व्यक्ति बनी, वो है मिसेस विभा कुमारी। विभा कुमारी बनी और वो पूर्वी चंपारण के पकरी दयाल की हैं। इसके अलावा जो पहले पुरुष बने यानी दूसरे व्यक्ति हुए, लेकिन ये हुए मुन्ना कुमार, वो भी इसी ज़िले के हैं। तो इनका नाम भी याद रखना होगा हमें, विभा कुमारी और मुन्ना कुमार। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। वाई इज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 1? डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? तो डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है वह डॉक्टर विधान राय की जयंती और पुण्यतिथि है। बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय जिन्हें बीसी राय के नाम से भी जाना जाता है, वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे और लगभग 14 वर्षों तक वे मुख्यमंत्री रहे थे। लंबा कार्यकाल रहा था और एक बहुत अच्छे चिकित्सक भी थे, जनप्रिय नेता थे। तो उन्हीं के नाम पर
उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर, जन्मतिथि और पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर्स डे जो है वह मनाया जाता है। व्हेन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे सेलिब्रेटेड? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी जो है 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 1949 को ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है, उनके रेगुलेशन करती है, उनके संबंधित पढ़ाई की भी देखरेख करती है और प्रोफेशनली भी रेगुलेट करती है। तो ICAI की स्थापना 1 जुलाई 1949 को ही हुई थी, क्योंकि उसी दिन जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 जो है पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ था। और यह एक्ट जो है वह भारतीय संविधान के लागू होने से पहले ही हुआ था, क्योंकि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को, और संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उससे पहले ही यह संस्था बनी थी, और इस तरह से यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, नाइस ETC। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जिस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर।